अब ये आप आए ना असल पॉइंट पे। असल जो ये बात मैंने भी बार बार वहाँ पूछी, एक बैंकर ने मुझे ये बताया। यही देखिए, यही हमारा अमेरिका में फ़र्क है। फ़र्क ये है, एक चीज़ मैं बड़ी अच्छी बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर आप देखें कि किसी ने मिसाल के तौर पे 90 में कोई घर लिया, एक तो वो सॉलिड कंक्रीट का घर है, उसकी वैल्यू उस ज़माने में मिसाल के तौर पे थी 1.5 लाख, एक फ्लैट की बात कर लें हम। वो नहीं करके इस मरे हुए हालत में भी 14-15 लाख की है। बिल्कुल है, ठीक है। उसने अगर कर्जा भी लिया, इतने साल रहा भी, तो अभी भी वो बेच के निकल जाए तो ये इतने दिन रहा भी और 10-12 लाख रुपए कैश भी लेके जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका में अगर आपने $1 लाख के कोई घर ले लिया, 20 साल बाद आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको शायद कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ ज़मीन की कोई वैल्यू है नहीं और बिल्डिंग तो आपकी वो कोलैप्स हो चुकी होगी, छत कम से कम आपको दोबारा बनाना है, वो फिर से बनाना है। हाँ। तो यहाँ इतना पोटेंशियल है, इतनी अच्छा फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप 1.5 लाख वाले घर पे अगर आप 5 लाख भी कर्जा दे दें तो स्टिल यू आर सेफ, बिकॉज उसकी वैल्यू तो 14 लाख हो चुकी है अब तक। बिल्कुल। जबकि अमेरिका में उल्टा होता है कि अगर 1 लाख का घर आपने अभी फाइनेंस किया, वो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू ही घट के और कम हो गई। अभी तो खैर मैसिव डिक्लाइन आया, उससे पहले भी कम हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा आप देखिए कि यह फ़र्क है, ये इन्वेस्टमेंट जो है इसमें बहुत फ़र्क है। और दूसरे ये है कि यहाँ इतने आप लोगों ने इतने घर बनाए, फ्लैट बनाए, उसके बाद 1 करोड़ का बैकलॉग हो गया। अमेरिका में देयर इज नो बैकलॉग, या कनाडा में। और आप जैसे आपने इतनी अहम पॉइंट उठाया है यहाँ पे कि अगर सब सॉलिड घर हो जाएंगे तो फिर तो मजीद डिमांड उनका खत्म हो जाएगी, इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी है। जबकि हमारे यहाँ ये मसला ही नहीं है, हमारे यहाँ तो डिमांड इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। हर बिजनेस में सबसे बड़ा मसला डिमांड का होता है। कोई भी आदमी कोई भी चीज़ बना सकता है, लेकिन बेचना मसला, यहाँ बेचना मसला ही नहीं है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, अगर देखा जाए मजहबी लिहाज से, तो हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ती है, वहाँ आबादी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। हाँ, वो तो सब सोसाइटी स्लो डाउन होते जा रहे हैं, इवन जापान, वो भी यूरोप, बड़ा प्रॉब्लम। ग्रोथ रेट जो 1% से कम हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि नेगेटिव पे चले गए। 2 आदमी मियाँ बीवी मिलकर अगर एक बच्चा पैदा करते हैं, दैट मींस नेगेटिव ग्रोथ। यहाँ 5-6 से कम नहीं होता। हाँ, यहाँ पॉजिटिव ग्रोथ है। कम से कम 2 तो होते ही है, ताकि वो कम से कम रिप्लेसमेंट तो हो रही है। वो भी एक रीज़न। इसी तरह जो करप्शन पे बात हो रही थी, यहाँ पर आप सोहेल एंड कैविल का एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा पिछले दिनों, उसमें यहाँ की जो लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबिंग है, डंपिंग ऑफ अर्थ है, कहीं से मिट्टी निकाल रहे हैं, कहीं डाल रहे हैं, और जो प्लॉटों के सामने आप साइट्स को जो है वो यूज़ कर रहे हैं एज ए वर्किंग प्लेस, उसके लिए पुलिस को देना पैसा, ये करना, ये सारी करप्शंस में आ जाती हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। वाटर है, मेन प्रॉब्लम पानी है। जब भी आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, पानी का मसला है, पानी यहाँ नहीं मिलता, पानी के लिए आपको टैंकर लगाने हैं, ये सारी कॉस्ट जो है वो एड ऑन होती जाती हैं। अच्छा, सब ये क्या सही है कि जो जैसे यहाँ कराची में केसी वाले बहुत बड़ी रिश्वत मांगते हैं कनेक्शन के लिए, बिल्डर्स देते हैं? ठीक ठाक, सही, बिल्कुल सही बात। उसके बगैर नहीं मिलता? नहीं मिलता। अप्रूवल है, सब कुछ है, बिल्डिंग तैयार है, कनेक्शन नहीं मिलेगा जब तक वो टेम्प्रोरी कनेक्शन कहलाता है, वो भी लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, वो भी नहीं मिल सकता आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो यूज होता है, टेम्प्रोरी। और फिर जब मीटर लगता है तो उसके लिए लगता है, उस पर भी देना पड़ता है। अदरवाइज वो कहेंगे कि जी मीटर नहीं है हमारे पास, या कोई काम नहीं। इवन पानी का ले लें, इलेक्ट्रिसिटी का ले लें, गैस का मैं नहीं कह सकता, मेरा गैस में शायद नहीं है इतना, शायद मेरा वास्ता डायरेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, बाकी और चीज़ें पैसे के बगैर नहीं है, कोई काम नहीं है। नक्शा नहीं पास होता आपका पैसे के बगैर। अच्छा, उसमें ठीक ठाक रहा, जाहिर सी बात है। अच्छा, वो जो आप लोग करते हैं कि ऐसे ज़मीन ले लिया, उसको फिर कन्वर्ट किया इनटू रेजिडेंशियल, उसमें भी सुना बड़ी रकम है, वो एक अलग इशू। कमर्शियल करने में सुना और बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर कमर्शियल नहीं है तो कमर्शियल कराएं, उस पर गवर्नमेंट को भी तो ठीक ठाक मिलता होगा? बिल्कुल मिलता है, वो तो फीस है, गवर्नमेंट की तो फीस है, फीस के क्या अलावा फीस जितना फीस है उतना ही ऊपर है। अच्छा, तकरीबन चाहे वो केडीए का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो। अच्छा, हाँ, तकरीबन उतनी ऊपर से नहीं होता, तो ये आप सब कॉस्ट में ऐड हो जाता है। केडीए का भी वही है कि अगर मिसाल के तौर पे 3,000 रुपये गज अगर आपका केडीए का फीस है तो 3,000 आप रुश्वत दें, बल्कि ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा, एक और इशू आजकल जो इबाद वाले बहुत उस पर शोर मचा रहे हैं, उस पर आपकी राय लेना चाहता हूँ, वो है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं, नए टैक्सेस जो लगाए हैं, जो 50 रुपीज़ और 100 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ का,
वो क्या है मोदी साहब? 50 रुपीज़ पर यार्ड ओपन प्लॉट पे है, और आफ्टर कंस्ट्रक्शन अगर आप बेचेंगे तो 100 रुपीज़ पर फिट है। जी हाँ। 100 फीट। तो उस पर इबाद वालों ने कहा है कि जो इससे जो टैक्स जमा होगी वो बहुत बड़ी है। कितने बिलियन है वो आपने? तकरीबन 6 बिलियन है। अच्छा। लेकिन वो सब 240 यार्ड से जो छोटे प्लॉट हैं उनसे वसूल होगी, और जो बड़े प्लॉट्स हैं उनसे मिलियंस में है फिगर, मुझे याद नहीं, लेकिन मिलियंस में फिगर है उसे। यानी 6 बिलियन में से सिर्फ कुछ मिलियन जो है वो तो बड़े घरों से लिया जाएगा, बाकी सब गरीबों से लिया जाएगा। 240 में अगेन द पुअर गाय इज अगेन द पुअर बाइंग इज बीइंग करेक्ट। ये सब हो रहा है, उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने मजीद उसके ऊपर टैक्स लगाया, एंड दैट अगेन इज स्लोइंग डाउन ऑफ योर इंडस्ट्री। यस, है ना? बिल्कुल होगा, सही बात है। 100 रुपये पर स्क्वायर फीट इज लॉट ऑफ मनी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिन मुल्कों ने तरक्की की, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जापान है, यूरोप ने भी काफ़ी तरक्की की। उन्होंने अपने वेज ऑफ मींस कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने चीप रखा। इस वजह से वो देखें हाईवेज़ कितने बिल्ड किए। हमारे यहाँ जो हाईवेज़ बनने शुरू हुए थे पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट में, मैं बात कर रहा हूँ 1988 की, तो बेनज़ीर साहिबा ने बड़ा अच्छा 6 लेन का हाईवे कराची पेशावर टू इस्लामाबाद, M1 है मेरा ख्याल से उसका, जी M1 का ऐलान किया। टर्की की कंपनी थी, नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने उसको 4 लेन कर दिया। भाई आपको अगर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप उसको 8 लेन कर दें। वाई यू आर क्रशिंग द पीपल? मुझे ये बात यहाँ समझ में नहीं आती पाकिस्तान में। हालांकि देखिए अभी तक प्रॉपर लिंक फ्रॉम पेशावर टू कराची है ही नहीं, और which is a shame for a country like us। कराची के आई मीन जो ग्वादर में पोर्ट बनाई है उससे भी लिंक अभी तक नहीं हो पाया। वो कब, कितना पुराना प्लान था। दैट्स व्हाई द पोर्ट इज नॉट वर्किंग देयर, और हिंटरलैंड ही नहीं है उसके पास। मोदी साहब, बराज साहब, बहुत अच्छी डिस्कशन आप लोगों से हुई। इत्तेफाक से हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे कंक्लूड करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे हमारी ये गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कोई फ़ायदा हो। कुछ चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, और हम अपने हुक्मरानों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। जैसा कि बराज साहब की एसोसिएशन इबाद बोलती रही है कि इतनी बड़ी पोटेंशियल इस मुल्क में है, 10 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। इसको अगर इसके बनाने में जो रुकावटें हैं, जैसे हाउस बिल्डिंग और फोरक्लोजर का मसला, उसको अगर दूर कर दिया जाए तो इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती है इस मुल्क में कि अगले 10 साल तक कोई अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी नहीं। दूसरी बात जो मुराद साहब ने बहुत अच्छी बताई है वो ये है कि अगर हमारे फौजी भाई इस बात पे एग्री कर जाएं, जिसमें उनके लिए कोई नुकसान नहीं है, कि वो शहरों को छोड़ के थोड़े से दूर हट के अपने बेसिस बना लें, तो इतनी बड़ी रकम उनके उन ज़मीनों को बेच के हासिल हो सकती है कि जिससे तकरीबन इस वक्त की मौजूदा तमाम प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना कैश हमारे पास आ जाएगा कि तमाम कर्जे उतर जाएंगे, और मिलिट्री के लिए शायद हम इतना दे दें कि आइंदा मिलिट्री को हमसे मज़ीद पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इसका मतलब है मैसिव रिलीफ लोगों को दिया जा सकता है, या वो पैसा जो बचे वो हेल्थ वगैरह पे खर्च किया जा सकता है। अब इन तजवीज़ों के साथ मैं आज का प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह किसी अगली मौजू पे फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।